इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कहाँ गई दादी नानी के पिटारे से निकलने वाली प्यारी प्यारी परी कथाएं। परी शब्द कानों में पड़ते ही आंखों के सामने उभर आती हैं बूढ़ी दादियां, नानियां, और उन्हीं के साथ आंखें फाड़ फाड़ कर कभी विस्मय जताते, कभी डर कर उनकी गोद में दुबकते, कभी खिलखिलाते प्यारे प्यारे मासूम बच्चे। ये परी कथाओं का जादू है, जिन्हें कोई जादूगरनियाँ कहता है तो कोई परी, और किसी के लिए ये अप्सराएं होती हैं। ये परियां जो अक्सर सुनहरे बालों वाली होती हैं, साथ ही इनके हाथ में एक जादुई छड़ी होती है, वास्तव में इंसान की बेहद खूबसूरत कल्पनाओं से बनी हैं ये परियां भी और इनकी कहानियां भी। माइथोलॉजी ऑफ एसेंट ग्रीस एंड इटली के लेखक थॉमस नाइटली के मुताबिक शब्द फेयरी, परी शब्द जिसका हिंदी अनुवाद है लैटिन भाषा के शब्द फाटा और पुरानी फ्रेंच के फेरी शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है जादू। अभी 2-2.5 दशक पहले तक कोई बच्चा, चाहे अमीर घर का हो या गरीब घर का, सब ने परी कथाएं या जादूगरनियों वाली कहानियां सुनी होती थी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि किसी की दादी बहुत पढ़ी लिखी होती थी और किसी की बिल्कुल अनपढ़ गंवार। तब इन प्यारी कहानियों की दौलत हर किसी के हिस्से में आती थी। सिर्फ अपनी दादियाँ नानियाँ ही नहीं, पास पड़ोस की दादियों नानियों से भी इनकी फरमाइश की जा सकती थी और वो खुशी खुशी बच्चों को परियों की कहानी सुना भी देती थी। लेकिन अब ये सब महज अतीत की बातें होकर रह गई हैं। अब इन्हें या तो किताबों में संग्रहित लोक कथाओं के रूप में पढ़ा जा सकता है या टीवी में कुछ नामचीन परियों पर बने धारावाहिकों के रूप में देखा जा सकता है। कुछ दादियाँ नानियाँ अभी भी हैं जो इस परंपरा को बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उखड़ चुकी सांसों वाली ये परी कथाएं इनके पास भी अब बहुत दिनों तक नहीं बचने वाली। दरअसल परी कथाएं अब बच्चों को भी आकर्षित नहीं करती, क्योंकि लॉजिक के इस दौर में ये परी कथाएं कथा आनंद देने से पहले ही अंधविश्वास लगने लगती हैं। स्कूलों में जिस तरह की पढ़ाई का चलन है, उसके कारण भी इन मासूम सी कहानियों की तर्कों के चक्रव्यूह वाले हमारे जीवन में जगह नहीं बची। यही वजह है कि अब न छोटे बच्चे घरों में अपनी दादियों नानियों से परी कथाएं सुनाने की जिद करते हैं और न ही दादियों नानियों की इसके लिए उत्सुकता रहती है। इसकी वजह नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ियों के बीच तकनीकी की गहरी खाई भी है। बच्चों को लगता है उनकी दादियाँ या नानियाँ जब सलीके से स्मार्टफोन नहीं चला पाती, तो भला उनके पास ऐसा क्या हो सकता है बताने के लिए जो बच्चों को पता ना हो। दादियाँ नानियाँ भी संकोच करती हैं कि वो बच्चों को ऐसी कहानियाँ कैसे सुनाएं जिनमें कदम कदम पर सवाल खड़े होते हों। वो पहले से ही आज के दौर के इन मासूमों के वयस्कों जैसे सवालों से परेशान रहती हैं। ऐसे में
अंधविश्वास सी लगने वाली परी कथाएं सुनाकर ये सवालों की झड़ी से नहीं दो चार होना चाहती। बहरहाल कुछ भी हो, इस सबसे न तो परिकथाओं का रोमांचक इतिहास खत्म हो जाता है और न ही इंसान की इस बेहद खूबसूरत कल्पना का महत्व कम हो जाता है। हमारे पुरखों की तमाम अनमोल देनों में से परिकथाएं भी हैं। परियों की कल्पना दुनिया के हर समाज में की गई है। दुनिया के हर समाज का लोक साहित्य इनसे भरा पड़ा है। जहाँ तक सवाल है कि सबसे पहले दुनिया के किस देश में परी कहानियों ने जन्म लिया, तो इस सवाल का ठीक ठीक जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि परियों के संबंध में कोई सार्वभौमिक और तथ्यात्मक इतिहास नहीं है। सबके अपने अपने दावे और उन दावों का अपना अपना आधार है। कुछ लोग मानते हैं परिकथाओं का जन्म भारत में हुआ। लगभग 2300 साल पहले हमारे यहाँ लिखी गई पंचतंत्र की कहानियाँ भी एक तरह की परिकथाएं ही हैं। लेकिन पंचतंत्र से पहले भी दुनिया के अलग अलग देशों में कुछ कहानियों का अस्तित्व था जिन्हें परिकथाओं का दर्जा दिया जा सकता है। मसलन 2600 साल पहले यूनान में इस तरह की कहानियाँ सुनाई गई। मिस्र में दो भाइयों की परिकथा 3300 वर्ष पहले सुनाई गई। रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के विभिन्न देशों की भी अपनी अपनी परिकथाएं हैं और उनके अपने अपने इतिहास हैं। लबोलवाब यह कि दुनिया के हर देश के पास अपनी परिकथाएं हैं। इनके अपने स्थानीय पात्र हैं और इनके समाज से जुड़ने वाली इनकी मौलिक कल्पनाएं हैं। इन परिकथाओं में पंख की मदद से उड़ने वाली और बच्चों को प्यार व मदद करने वाली परियों के अलावा भी कई दूसरी तरह की परियां भी हैं। कुछ परियां भयानक दैत्य सरीखी हैं, कुछ जादूगरनियां हैं और कुछ बुरी आत्माएं। आयरलैंड की परिकथाओं में पिक्सी परियों लोगों को गायब कर देती हैं। आयरलैंड की परिकथाओं में पिक्सी परियां लोगों को गायब कर देती हैं। भारत में भी पूरब के दूर देश में ऐसी ही परियों की कल्पना की गई है। अभी 2-3 दशक पहले तक असम और उत्तरी बंगाल के बारे में कहा जाता था कि वहाँ खूबसूरत औरतों के रूप में परियां घूमती रहती हैं जो बाहरी पुरुषों को भेड़ा बना लेती हैं। स्कॉटलैंड की परिकथाओं के केल्पी समुद्री राक्षस हैं। भारत में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की परियों की कल्पनाएं की गई हैं। उत्तराखंड के ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में ऐसी सुनहरे बालों वाली धवल परियों की कल्पनाएं की गई हैं जो आमतौर पर दोस्त होती हैं, गरीब और ईमानदार लोगों की मदद करती हैं। कभी कभी जब इन्हें गुस्सा आता है तो नुकसान भी पहुंचाती हैं, मगर कुल मिलाकर ये दोस्ताना ही होती हैं। कुछ लोग इन्हें चांचरिया कहते हैं। आज भी पहाड़ी इलाकों में तमाम चांचरियों की कहानियाँ ऐसे सुनाई जाती है जैसे सुनाने वाले उनसे हर रोज मिला करते हों। परियां हमारे पुरखों के सबसे खूबसूरत कल्पनाओं में से हैं। जो वह चाहते थे मगर कर नहीं सकते थे, उसे पूरा करने के लिए उन्होंने खूबसूरत परियों की कल्पनाएं की, जिनके पास अपार ताकत और उससे भी अपार सम्मोहन था। उनकी कल्पना हर उस रोमांच से जोड़कर की गई जो रोमांच वास्तव में इंसान अपने जीवन में घटित होते देखना चाहता था। इसलिए परियां कहीं सोने के बालों वाली हैं तो कहीं उड़ने वाले सुनहरे पंखों वाली। किसी परी के पास एक ऐसी जादुई छड़ी है जिससे दुनिया के हर दुख को एक झटके में दूर किया जा सकता है, तो किसी के पास हथेलियों में कुछ भी अदृश्य कर देने का जादू है। इंसान ने जब एक बार ऐसी मनभावन परियों की कल्पना कर ही ली तो फिर वो कहानियां बनकर हर किसी के कानों तक पहुंचती रहीं। बहरहाल यह परियों के लिए दुर्भाग्य का समय है कि उनकी कहानियां सुनने के लिए अब न तो किसी के पास समय है और न ही अब कोई झूठ मूठ की परी कथाएं सुनना चाहता है। सवाल उठता है, क्या हमारी दिमागी ताकत इनके अस्तित्व पर भारी पड़ रही है?
लगता है आक्रामक और अपार तकनीकी को देखते और उसे बरतते हुए हमारा दिमाग हमारे मन पर भारी पड़ रहा है। तर्क बेपरवाह उड़ानों पर तमाम लगाम लगा रहे हैं। अगर नहीं तो अब नाजुक बुद्धि और विवेक की परवाह न करने वाली परिकथाएं क्यों नहीं सुनी और सुनाई जा रही। ऐसा नहीं है कि आज के बच्चों में काल्पनिक उड़ानों की क्षमताएं नहीं हैं। वे आज पहले से ज़्यादा कल्पनाशील हैं, लेकिन सजगता का इतना ज़बरदस्त घेरा है कि वे परिकथाएं सुनकर बुद्धू नहीं बनना चाहते। इसलिए बच्चे अब परिकथाएं नहीं सुन रहे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।